Hi guys, you all are welcome to Asni Career Academy. In this video, we are going to discuss about some important rules of pronoun which are very important for competitive exam. If you are preparing for IBPS as well as SSC examination, then it will help you definitely. So let's start the video. सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल को नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन देखा है। पर्सनल प्रोनाउन में आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में बताया। हम लगभग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तक आ गए थे। वो वीडियो काफी बेसिक था। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करके वो पहले वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए अब हम उस वीडियो को कैरी ऑन करते हुए वो टॉपिक जो हमारा बीच में रह गया था जिसका नाम था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसको शुरू करते। तो सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो एक्चुअली इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स आर एक्चुअली दे क्वेश्चन द एंटिटी। मीन्स एंटिटी को, प्रोनाउन की एंटिटी को अगर क्वेश्चंस करना हो तो जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उस प्रोनाउन को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। सबसे पहले तो कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हमारे पास? हु है, उसके बाद हुम है, उसके बाद हुज है। सेकंड नंबर में हमारे पास व्हाट है, उसके बाद हमारे पास विच है। दिस आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर आप इसको देखकर ये सोच रहे होंगे कि हाउ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या नहीं, तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि हाउ इज नॉट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बिकॉज हाउ डिनोट कंडीशन। हाउ डिनोट कंडीशन, what he denote? It denote condition, and we actually know that the word which denote condition is adverb. Therefore, how is adverb and it is interrogative adverb. So how is not interrogative pronoun? How is interrogative adverb? We usually use how are you. Here how are you in this sentence, how denote the condition. Therefore how is not pronoun, it denote condition, so it is adverb, and therefore how is not in the list of interrogative pronoun. So keep it in your mind that how is not interrogative pronoun. तो चलिए अब बाकी के जो बाकी है, विच है, व्हाट है, हु है, हुज है, होम है, ये जो आपके पास लिखे हुए हैं ये सभी क्या है? ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। एक्चुअली दिस टॉपिक इज रेयरली इम्पोर्टेंट बट यू हैव टू नो ऑल अबाउट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले तो हु, हुज, हुम, ये किसके लिए यूज किया जाता है? हु, हुज, हुम ये पर्सन को डिनोट करने के लिए किया जाता है। एंड इफ वी वांट टू इंडिकेट पर्सन देन हु, हुज, हुम इज यूज एज फॉर पर्सन। फॉर पर्सन क्या यूज किया जाता है? तो फॉर पर्सन दे आर यूज टू डिनोट पर्सन एंड दैट इज हु, हुम, हुज। ये जो लिखा है हु, हुम, हुज, ये किसके लिए किया जाता है? पर्सन को डिनोट करने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास व्हाट है, उसके बाद में विच है। व्हाट कब यूज किया जाता है? जब आपका प्रोफेशन हो। क्या हो? जब आपको प्रोफेशन पूछना हो या फिर नॉन लिविंग थिंग कोई हो, नॉन लिविंग थिंग हो। एक्चुअली ऑलवेज नॉन लिविंग थिंग के लिए ही व्हाट यूज किया जाता है एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बट प्रोफेशन के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर में आपको क्या बताना पड़ेगा? इफ योर फादर इज डॉक्टर देन यू हैव टू से माय फादर इज डॉक्टर, माय फादर इज XYZ. Therefore for example what is your father, what is your father ये यहाँ पर लिखा है। तो व्हाट ये क्या है? व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड दिस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हियर टू डिनोट द प्रोफेशन। अगर आपको प्रोफेशन डिनोट करना होगा तो आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट ही यूज करना पड़ेगा। जब व्हाट यूज करेंगे तभी आपके पिताजी हो या किसी का भी प्रोफेशन हो वो आपको आसानी से बोला जा सकता है। यानी कि व्हाट इज यूज टू डिनोट द प्रोफेशन and then actually what is used and always used for non living things.
देन विच कब यूज किया जाता है? तो विच यूज किया जाता है जब आपके पास चूज करना हो। क्या करना हो? आपके पास चूज करना हो, या फिर हम सिलेक्ट बोल सकते। जब दो बात हो या तीन बात, कितनी भी बातें हो, उसमें से अगर आपको चूज करना हुआ होता है तो विच को यूज किया जाता है एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर लिखेंगे विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, ये एक एग्जाम्पल लिखा है। विच क्या यूज किया है यहाँ पर? विच का यूज ऐसे किया है जैसे कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इसका मतलब क्या है? विच इज यूज टू सिलेक्ट और चूज। अगर आपको सिलेक्ट करना हो या फिर चूज करना हो तब आपको विच एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से विच का यूज किया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें विच इज योर बुक, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे बुक रखे हुए हैं, उसमें से आपका कौन सा है, आपको क्या करना है? उसको चूज करना है। आपको चूज करने के लिए बोला जाएगा, तो विच को एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इतना एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आगे के जो भी आपको मैं ये प्रोनाउन बताने वाला हूँ, प्रोनाउन सिखाने वाला हूँ, वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब यूज किया जाता है? दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट। अगर आप इस चैनल को नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम अच्छी तरह से आपको पढ़ा सकेंगे। तो चलिए, तो हम शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर यूज्ड कि कब किया जाता है? इफ यू वांट टू टॉक वन थिंग एट अ टाइम। अगर आपको एक ही बात, एक ही सब्सटेंस के बारे में, यानी कि एक ही थिंग के बारे में एक ही साथ बोलना होगा, तो आपको क्या यूज किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। जैसे कि ईच है, एवरी है, एवरीवन है, either है, either, neither, उसके बाद नॉन, उसके बाद एनी, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब यूज किया जाता है? जब आपको एक ही साथ में एक ही टाइम पर बोलना पड़ता है अगर कुछ सब्सटेंस के बारे में, तब इसी प्रोनाउन को यूज किया जाता है, और इस प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करते हैं। मीन्स वी हैव टू टॉक अबाउट द a thing at a time, one thing at a time, one thing को at a time टॉक करने के लिए आपको जिस प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है उस प्रोनाउन को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसके जो रूल्स है, दैट्स रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जाम। सो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब यहाँ से आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़िए, कंसंट्रेशन के साथ आप उसको देखिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है? तो सबसे पहले हम ईच, एवरी, अदर इसको इरेज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता होगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से, क्या लिखा मैंने? अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से, और उसके बाद में अगर आपका नाउन आता होगा, तो ये नाउन मस्ट बी सिंगुलर। क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ये रूल्स है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रूल क्या है? अगर आपका सेंटेंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, उसके बाद में अगर नाउन आता है, तो नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं हम। ईच स्टूडेंट इज clever. This is one example. Now observe this is example where each is a distributive pronoun. यहाँ पर each का यूज कैसे किया है? each का यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर। उसके बाद में स्टूडेंट है, उसके बाद में is और clever। यह हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। इस सेंटेंस को गौर से देखिए, इस सेंटेंस को आप ऑब्जर्व कीजिए। इस सेंटेंस का स्टार्ट जो हुआ है, यानी सेंटेंस की शुरुआत हुई है इस से, और इच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। उसके बाद में अगर नाउन आता होगा, उसके बाद में स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट क्या है? एक्चुअली स्टूडेंट इज नाउन, देयरफॉर नाउन मस्ट बी सिंगुलर। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है तो क्या होना चाहिए? हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट्स लिखते
तो ये रॉन्ग हो जाता। इसलिए यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से सेंटेंस का शुरुआत होता होगा, यानी सेंटेंस की शुरुआत अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से होते होगी, तो उसके बाद में अगर जो नाउन आता है उस नाउन को हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। अगर आप प्लूरल फॉर्म में यूज करोगे तो उस सेंटेंस को रॉन्ग कहा जाएगा। और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में आसानी से एरर डिटेक्शन में आपको क्या दिया जाता है, ऐसे सेंटेंस दिया जाता है, सिर्फ माइनर मिस्टेक दी जाती है। स्टूडेंट्स इज क्लेवर, स्टूडेंट्स इज क्लेवर। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं कि स्टूडेंट्स लिखा है यानी कि प्लूरल है, इसलिए इज नहीं लिख सकते, यहाँ पर आर होना चाहिए, ऐसा लिख देते हैं। लेकिन ये सरासर गलत हो जाता है, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब जब सेंटेंस की शुरुआत आपसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से होगी, तब तब आपको क्या करना है, उसके बाद में अगर नाउन आता होगा तो उस नाउन को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रखना है। ये पहला रूल है। अगर आपको ये रूल समझ में आया होगा तो वीडियो को जरा लाइक कीजिए। वीडियो को अब तक आपने, इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए अब दूसरा रूल देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको पहला रूल आसानी से समझ में आया होगा। कुछ नहीं, इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि अगर कोई सेंटेंस का शुरुआत अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से होता होगा तो उसके बाद में अगर नाउन आता है तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आना चाहिए। तो चलिए अब हम सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल उससे भी आसान है। सेकंड रूल में क्या लिखा है, अगर सेंटेंस की शुरुआत डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से होती होगी, क्या लिखा है, अगर सेंटेंस की शुरुआत डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से होती होगी और उसके बाद में अगर ऑफ द आता होगा, क्या होता होगा, ऑफ द आता होगा, क्या है लिखा, ऑफ द आता होगा, और उसके बाद में अगर नाउन होगा, क्या होगा, नाउन होगा। आप सेंटेंस को ऑब्जर्व कीजिए, रूल्स को ऑब्जर्व कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से सेंटेंस का शुरुआत हो रहा है, उसके बाद ऑफ द आ रहा है, उसके बाद नाउन आ रहा है, और इस नाउन को हमेशा क्या रखना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में ही रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में। अगर सेंटेंस की शुरुआत डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से होती होगी, उसके बाद में ऑफ द आता होगा, उसके बाद में अगर नाउन आता होगा तो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आना चाहिए। इस रूल को हम सेंटेंस में डालकर देखते हैं। इस रूल को हम सेंटेंस में डालकर देखते हैं, आपको आसानी से फिर समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज कॉल्ड बाय मी लिखते हैं, जगह कम है यहाँ पर। तो देखिए ये सेंटेंस लिखा है, एक्चुअली दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। सो आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करें कि आपको इस सेंटेंस को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ऑब्जर्व करो इसकी शुरुआत किससे हुई, इसकी शुरुआत इज से हुई। अगर इज से शुरुआत होगी तो यानी कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से शुरुआत हो गई, उसके बाद में नाउन नहीं है डायरेक्ट, उसके बाद में ऑफ द है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से शुरुआत होती होगी, उसके बाद ऑफ द आता होगा, तो आपका नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पर नाउन क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट प्लूरल है क्या, नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यस लगाना पड़ेगा। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट, इज नहीं लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के बाद में आर ही आ जाएगा। क्या लिखा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट आर कॉल्ड बाय मी। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, इज से हुई, उसके बाद में ऑफ द है, फिर स्टूडेंट्स यानी कि नाउन है, और नाउन हमें क्या रखना चाहिए, हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखना चाहिए। सिंपल है, सबसे आसान है, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से शुरुआत होती होगी, उसके बाद में अगर ऑफ द आता होगा, तो सेंटेंस में आपका जो भी नाउन होगा उस नाउन को हमेशा आपको क्या रखना होगा, प्लूरल फॉर्म में रखना होगा। बस ये दो रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के, आपको हमेशा याद रखने हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में आपको नहीं मालूम होगा तो भी चलेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होती है आपको मालूम होना चाहिए। ईच, एवरीवन, एदर, नेदर, नन, एनी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगर इससे अगर सेंटेंस की शुरुआत होगी तो आपको क्या करना चाहिए, ये दो रूल
आसानी से आपके माइंड में फिक्स करने हैं आपको, और आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि दो रूल कौन से है। सबसे पहला रूल ये है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से होती होगी और उसके बाद में नाउन आता होगा तो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड रूल है आपके पास है, अगर सेंटेंस की शुरुआत इज से यानी कि एनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से होती होगी, उसके बाद में ऑफ द आता होगा तो फिर आपका नाउन प्लूरल फॉर्म में ही होना चाहिए। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूल। और आसानी से अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फॉलो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए कि क्या है, अगर सेंटेंस की शुरुआत एनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से होती होगी तो आपको क्या याद रखना है, उस सेंटेंस को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। सेंटेंस के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद अगर ऑफ द आता होगा तो उसके बाद में नाउन जो भी आएगा उसको आपको प्लूरल फॉर्म में रखना है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूल है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे दूसरा प्रोनाउन। अब दूसरा प्रोनाउन कौन सा है, तो सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं अब रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि 100% इंपॉर्टेंट है। क्या, relative pronoun. Relative pronoun is very important, and I have guaranteed that in every examination there is 2 or 3 questions asked on this topic, relative pronoun. Relative pronoun पर हमेशा IBPS में तो हमेशा 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव रिलेटिव प्रोनाउन पर, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन इज 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसे किया जाता है। एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या आता है, एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन गिव रिलेशनशिप ऑफ एंटीसीडेंट टू अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। मीन्स अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से एंटीसीडेंट का जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उसी प्रोनाउन को क्या कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, सेंटेंस का एंटीसीडेंट जो होगा उस एंटीसीडेंट का रिलेशनशिप आपको इस्टेब्लिश करके देता है अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से। अब सबसे पहले तो आप बता रहे एंटीसीडेंट बोल रहे हैं, एंटीसीडेंट अब एंटीसीडेंट क्या होता है, एक्चुअली एंटीसीडेंट इज नथिंग, इट इज नाउन। क्या है, एंटीसीडेंट कुछ नहीं है, एक्चुअली नाउन होता है। अब नाउन क्या होता है, नाउन यानी कि कैसा होता है, कैसे पहचाना जाए कि यही एंटीसीडेंट ऑफ द सेंटेंस है। एंटीसीडेंट ऑफ द सेंटेंस कैसे पहचाना जाए, तो आपको कुछ नहीं, आसान तरीका है एंटीसीडेंट को पहचानने का। एंटीसीडेंट को सिर्फ आप ये ध्यान में रखिए कि एंटीसीडेंट कुछ बड़ा वर्ड नहीं है या फिर कुछ सेंटेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है। सिर्फ एंटीसीडेंट क्या है, एक नाउन है, और वो नाउन हमेशा ही क्या, हमेशा ही, ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो नाउन हमेशा ही रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई नाउन होता होगा तो उसको क्या कहा जाता है, एंटीसीडेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, ही इज बॉय हु टॉप एग्जाम। अब ये सेंटेंस ऑब्जर्व कीजिए, सेंटेंस ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या लिखा जाएगा, देखो ही इज बॉय हु टॉप एग्जामिनेशन। एग्जाम, हमने एग्जाम डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दिए एग्जाम। तो आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई वेयर इज रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु है, आपको बताना चाहता हूं मैं, उसके बाद इस सेंटेंस के बाद बताऊंगा कि कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ही इज बॉय हु टॉप एग्जाम। अब हु टॉप एग्जाम, हु क्या है, हु इज रिलेटिव प्रोनाउन। इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है, ये बॉय है। बॉय क्या है, बॉय एक्चुअली इज नाउन, बॉय नाउन है, हु इज रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए बॉय इज एंटीसीडेंट ऑफ दिस सेंटेंस। क्या, एंटीसीडेंट ऑफ दिस सेंटेंस, यानी कि बॉय क्या है, नाउन है, उस नाउन अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता होगा तो उसको एंटीसीडेंट कहा जाता है। यानी कि एंटीसीडेंट कुछ नहीं है, आसान है, एंटीसीडेंट इज एक्चुअली नाउन। क्या, एंटीसीडेंट इज नथिंग बट इट इज अ नाउन विच कम बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन आता होगा सेंटेंस में, उस नाउन को एंटीसीडेंट कहा जाता है, और उस नाउन को एंटीसीडेंट कहा जाता है। उस एंटीसीडेंट का रिलेशनशिप अगर अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से करने के लिए कोई वर्ड अगर यूज किया जाता है तो उस वर्ड को क्या कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो सबसे आसान है रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज किया जाए।
कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, सेंटेंस का एंटीसीडेंट क्या है, आइडेंटिफाई करना सबसे आसान तरीका है जो हमने आपको बताया। तो अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कौन से, यानी कि कब कब आपको मालूम होना चाहिए ना रिलेटिव प्रोनाउन इसे कहा जाता है। आपको तो मालूम है रिलेटिव प्रोनाउन इज द वर्ड विच एस्टेब्लिश रिलेशनशिप ऑफ एंटीसीडेंट टू अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये आपको आसानी से मालूम होगा। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन कौन से है, तो चलिए अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कौन से। तो एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन की लिस्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो हु, उसके बाद हुज, हुम, उसके बाद व्हाट, उसके बाद विच, उसके बाद दैट। This all that word are relative pronoun. The such, the same, these are also relative pronoun. Who, whose, whom, what, which and that. These are relative pronoun. अब इसका यूज कैसे किया जाए, these are important for as a point of view your exam. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाई करने के लिए होता है, बेसिक होता है रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है क्या नहीं। उसका यूज यानी कि एप्लीकेशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मीन्स अगर आपको इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये मालूम तो होना चाहिए, ये मालूम इसलिए होना चाहिए कि आपको इसका एप्लीकेशन करना आना चाहिए। तो चलिए अब हम आज एक एक देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे यूज किया जाए। सबसे पहले हम देखेंगे हु के बारे में, हु को कैसे यूज किया जाए। हु एक्चुअली हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन हु इज रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, दैट इज हु इज रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या करता है ये, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट of the sentence refer, क्या कर रहा है, who is refer, who refer subject of the sentence, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको अगर who रेफर कर रहा होगा तो उसको क्या रेफर करता है, who रेफर करता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। She is girl who met me yesterday, ये एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। अब इस एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व इट। अब सेंटेंस की शुरुआत वगैरह ये सब आपको तो मालूम है, सबको आपको ऑब्जर्व करना है विद इन सेकंड। तो चलिए इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। शी इज गर्ल हु टॉप who meet me yesterday। अब यहाँ पर आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है। रिलेटिव प्रोनाउन की लिस्ट आपके पास है। अब रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर हु। अब हु के पहले क्या है, हु के पहले गर्ल है। गर्ल क्या है, गर्ल इज नाउन, देयरफॉर गर्ल इज एंटीसीडेंट ऑफ दिस सेंटेंस, शी इज गर्ल। इस गर्ल का बाकी के सेंटेंस के साथ जो संबंध है वो इस्टेब्लिश कर रहा है हु, यानी कि हु इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब ए रिलेटिव प्रोनाउन किसको रेफर कर रहा है, ए रिलेटिव प्रोनाउन हमारा जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है हु, यानी कि हु इज यूज्ड टू रेफर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए हु मीट मी यस्टरडे, शी मीट मी यस्टरडे, शी यानी कि दैट गर्ल, शी इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। हु मेट मी यस्टरडे, देखिए हु मेट मी यस्टरडे तो शी मेट मी यस्टरडे, तो शी क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को रेफर कौन कर रहा है, हु कर रहा है। यानी कि जब जब आपके सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट को रेफर करना होता है तब तब आपको हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ता है। क्या है, शी इज गर्ल हु मीट मी यस्टरडे, यहाँ पर हु रेफर कर रहा है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज she is girl, this is the subject of the sentence, where this is object of the sentence, and this subject is means who is referring this subject to the other part of sentence, therefore who is a relative pronoun. And why here who used as a relative pronoun, because this who is referring to the subject of the sentence, and she is girl who meet me yesterday, she meet me yesterday। देखिए अब who का यूज आपको इस सेंटेंस से कैसे किया जाता है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हु के बाद देखेंगे whom।
क्या देखते हैं, whom देखते हैं। एक्चुअली whom क्या करता है, रेफर करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए हु रेफर कर रहा था सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को, whom रेफर करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए ही इज बॉय whom I give my book। देखिए अब ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को देखिए, ही इज बॉय whom I give my book। अब यहाँ पर क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, whom है। अब whom क्यों यूज किया है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर whom है, ये सब्जेक्ट को नहीं रेफर कर रहा है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। whom I give my book, ही यानी कि बॉय को हमने दिया है। अब यहाँ पर ही इज बॉय whom I give my book, यहाँ पर जो whom है वो whom किसको रेफर कर रहा है, whom is referring to the object of the sentence। Therefore when we have to refer the subject of the sentence we use who, and when we have to refer the object of the sentence we have to use whom। This is two rules of relative pronoun, that is who and whom, whose। अब हम देखेंगे बाकी के रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे यूज किया जाए। ये दो तो आपको आसानी से आ ही जाएंगे, क्योंकि जब आप रीडिंग करते हो, रीडिंग करने के बाद आपको प्रोनाउंसिएशन वो आसानी से मैच हो जाता है, इसलिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बाकी जो भी है रिलेटिव प्रोनाउन उसके बारे में अब हम देखते हैं। अब देखेंगे हुज के बारे में, हुज को कब और कैसे यूज किया जाता है। क्या है हमारे पास, हुज है। हुज को यूज किया जाता है पोजीशन के बारे में, पोजीशन किसके लिए, पोजीशन के लिए ऑफ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। यानी कि अगर आपको पोजीशन यानी कि ओनरशिप दिखानी है किसकी, लिविंग थिंग की, यानी जिंदा थिंग जो होगी, जिंदा जो भी होगा यानी कि लिविंग थिंग होगी, उस लिविंग थिंग की अगर पोजीशन यानी कि ओनरशिप अगर आपको दिखानी होगी तब आपको रिलेटिव प्रोनाउन हुज यूज करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द कैट हुज कलर इज ब्लैक is missing। देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, द कैट हुज कलर इज ब्लैक इज मिसिंग। यहाँ पर क्या है, द कैट हुज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके पहले क्या कैट है, कैट इज नाउन देयरफॉर इट इज एंटीसीडेंट, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब हुज क्यों यूज किया है यहाँ पर हमने, तो हुज इसलिए यूज किया है कि हुज इज यूज टू डिनोट द पोजेशंस ऑफ लिविंग थिंग। अब कैट तो क्या है, कैट तो एक लिविंग थिंग है, यानी कि जिंदा एनिमल है, इसलिए क्या यानी कि लिविंग थिंग होगा। अब ये लिविंग थिंग है, इसलिए लिविंग थिंग का पोजेशंस क्या है, कलर इज ब्लैक, यानी कि कैट का कलर यानी कि मालकी यानी कि जो ओनरशिप ऑफ कलर है वो किसकी है, कैट की है। यानी कैट की अगर ओनरशिप आपको बतानी है, इसलिए यानी कि लिविंग थिंग की ओनरशिप आपको बतानी है, तो आपको हुज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन ही यूज करना पड़ेगा। देखिए और एक सब्जेक्ट देखेंगे, ही इज बॉय हुज कंडीशन was critical, who is critical। देखिए ये सेंटेंस देखिए, his boy whose condition is critical, whose as a relative pronoun किसके लिए, बॉय के लिए, boy is a living thing therefore whose is used here। आपको इस सेंटेंस को क्या करना है, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व लिविंग थिंग एंटीसीडेंट लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर एंटीसीडेंट आपका लिविंग होगा तो आपको हुज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, अगर आपका एंटीसीडेंट नॉन लिविंग होगा तो क्या यूज करना पड़ेगा, उसको अब हम देखते हैं। सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है, अगर आपके सेंटेंस का एंटीसीडेंट जो है, आपको मालूम है एंटीसीडेंट क्या होता है, अगर वो लिविंग थिंग होगा तो आपको हुज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। अगर आपका एंटीसीडेंट आप देखते हैं विच के बारे में देखेंगे पहले, विच इज यूज फॉर पोजीशन, विच इज यूज फॉर पोजीशन फॉर नॉन लिविंग थिंग।
किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग के लिए। अगर सबसे पहले तो हमने लिविंग थिंग के लिए क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है वो देखा। लिविंग थिंग होगी तो आपको ओनरशिप बताने के लिए उसको एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ता है। अगर आपके पास नॉन लिविंग थिंग है, अगर नॉन लिविंग थिंग है तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? विच यूज करेंगे टू डिनोट द पोजेशन और ओनरशिप ऑफ द नॉन लिविंग थिंग। फॉर एग्जाम्पल the chair which is black color is broken। ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा जब जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी आपको ये आसानी से आ जाएगा, वैसे ही आप उसको रिसाइड वगैरह नहीं कर सकते। तो देखिए द चेयर विच इज ब्लैक इन कलर। अब यहाँ पर क्या है, आपको क्या है, विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड चेयर इज अ नाउन, एंड यानी कि चेयर इज अ एंटीसीडेंट ऑफ दिस सेंटेंस। और एंटीसीडेंट कब आता है? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है। विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। चेयर क्या है? एंटीसीडेंट है। इस चेयर का रिलेशनशिप अदर पार्ट से किसने करवाया? विच ने किया, इसलिए विच इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब विच क्यों यूज किया यहाँ पर? क्योंकि जो एंटीसीडेंट है हमारा वो एंटीसीडेंट क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग देखिए आप तो मालूम है चेयर नॉन लिविंग है। चेयर चल सकती है क्या? बोल सकती है क्या? कुछ हो सकता है क्या? उसको इमोशन नहीं है, कुछ नहीं, इमोशन नहीं है, कुछ नहीं, इसलिए चेयर इज नॉन लिविंग थिंग। और नॉन लिविंग थिंग जब जब आएगी तब तब आपको रिलेटिव प्रोनाउन का क्या यूज करना पड़ेगा? आपको विच यूज करना पड़ेगा। अगर आपका एंटीसीडेंट लिविंग थिंग होगा तो आपको हुज यूज करना पड़ता था। अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपका एंटीसीडेंट क्या एंटीसीडेंट नॉन लिविंग थिंग है तो आपको क्या करना पड़ रहा है? विच यूज करना पड़ा। इस सेंटेंस को देखिए आप, द चेयर विच इज ब्लैक इन कलर। चेयर विच इज ब्लैक, ब्लैक कलर किसका है? चेयर का है। यानी कि ओनरशिप ऑफ कलर किसके पास है? चेयर के पास है। इस ओनरशिप यानी चेयर की ओनरशिप है ना, ब्लैक कलर ऑफ चेयर, चेयर की ब्लैक कलर, चेयर का ब्लैक कलर, चेयर का ब्लैक कलर यानी कि उसका पोजीशन बोल रहे हैं हम। जब हम पोजीशन बोलेंगे यानी कि ओनरशिप बोलेंगे तब तक अगर हमको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा तो आपको सिर्फ यही बात ध्यान में रखनी है कि जो एंटीसीडेंट है यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, सॉरी आपका जो नाउन है वो नाउन कैसा होना चाहिए? लिविंग नॉन लिविंग थिंग है, उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपका नाउन यानी कि हमारे इस प्रोनाउन के लैंग्वेज में अब बताया जाए तो अगर हमारा एंटीसीडेंट नॉन लिविंग थिंग होगा तो आपको विच एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। अगर हमारा नाउन यानी कि जो एंटीसीडेंट है एंटीसीडेंट अगर लिविंग थिंग होगा तो आपको हुज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। ये है बेसिक रूल। अब उसके बाद हम देखेंगे व्हाट के बारे में। अब व्हाट कब यूज किया जाता है? एक्चुअली व्हाट कब यूज किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। सबसे आसान तरीका अब तक आपको समझ में आता होगा हु कब यूज किया जाता है। जब सब्जेक्ट को रेफर करना होता है तो हु, ऑब्जेक्ट को रेफर करना आता है तो हुम, उसके बाद पोजीशन लिविंग थिंग के लिए हुज, उसके बाद नॉन लिविंग थिंग के लिए विच। अब व्हाट कब यूज किया जाता है? जब आपके सेंटेंस में क्या, देखिए जरा कोड से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब आपके सेंटेंस में एंटीसीडेंट मिसिंग होगा यानी कि एंटीसीडेंट विल बी एब्सेंट। जब एंटीसीडेंट एब्सेंट होगा तब आपको रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट को ही यूज करना पड़ेगा। क्या? जब एंटीसीडेंट इज एब्सेंट, एंटीसीडेंट इज एब्सेंट, एंटीसीडेंट इज एब्सेंट। अगर आपके सेंटेंस में एंटीसीडेंट एब्सेंट है तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा? व्हाट को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गेस व्हाट ही must have done। एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी। क्या एग्जाम्पल लिखा है? आई कैन गेस व्हाट ही मस्ट हैव डन। अब यहाँ पर तो आपको आसानी से समझ में आता होगा व्हाट को यहाँ पर क्या यूज किया है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया। अब व्हाट को ही क्यों यूज किया है? अब आपको गौर से देखना है इस सेंटेंस में क्या देखना है। इस सेंटेंस में आपको एंटीसीडेंट को सर्च करना है। तो देखिए व्हाट, अब
आपको मालूम है एंटीसीडेंट का पोजीशन क्या होता है, तो एंटीसीडेंट का पोजीशन होता है रिलेटिव प्रोनाउन का पहला वर्ड। अब रिलेटिव प्रोनाउन तो व्हाट है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या हुआ है, गेज आया है। अब ये गेज जो है ये नाउन है क्या, गेज नाउन है क्या, आप ही बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए गेज नाउन है क्या। तो गेज नाउन नहीं तो फिर क्या है, तो एक्चुअली कमेंट्स भी कर दीजिए, मैं भी आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली व्हाट के पहले गेज आया है। और गेज क्या है, गेज नाउन नहीं है, गेज इज वर्ब। गेज क्या है, गेज वर्ब है। एंड की सेंटेंस में गेज का यूज कैसे किया है, गेज का यूज एज अ वर्ब किया है, इसलिए हम गेज को एंटीसीडेंट नहीं कह सकते, क्योंकि एंटीसीडेंट इज एक्चुअली नाउन। नाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है इसलिए हम उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। यानी कि जब आपके सेंटेंस में नाउन नहीं होगा, यानी कि एंटीसीडेंट नहीं होगा, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन नहीं होगा, मतलब एंटीसीडेंट नहीं होगा, तब आपको व्हाट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ता है। इसलिए गेस क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले का वर्ब है, इसलिए एंटीसीडेंट नहीं हुआ। और जब सेंटेंस में एंटीसीडेंट नहीं रहता तब आपको व्हाट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन ही यूज करना पड़ता है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा होगा, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक वगैरह कीजिए, यानी कि हम अच्छी तरह से और आगे बढ़ाते रहते हैं। तो चलिए अब उसके बाद देखते हैं दैट को। अब दैट का यूज कब किया जाता है, एक्चुअली दैट के यूज वैरायटी है, वहां पर दैट का यूज कब किया जाता है। तो दैट का जब यहाँ पर हमारे पास अगर सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले अगर क्या सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले अगर एंटीसीडेंट आता होगा, किसके पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर एंटीसीडेंट आता होगा तो तब हमें दैट को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। बाहुबली इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। अब ये सेंटेंस आप देखिए, एक्चुअली सेंटेंस लंबा है लेकिन कुछ नहीं है, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, अगर आप ग्रामर अच्छी तरह से जानते होगे तो आसानी से आपको समझ आता है। बाहुबली इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव एवर सीन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दैट बाकी है हमारा, उसका तो युग चालू है भाई। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको रिलेटिव प्रोनाउन को सर्च करना है। रिलेटिव प्रोनाउन इसमें क्या है, व्हाट वो तो कुछ नहीं, दैट है, इसलिए दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है, मूवी है, और मूवी क्या है, एक्चुअली नाउन है। मूवी क्या है, एक्चुअली नाउन है, मूवी नाउन है। नाउन के पहले अगर पहले का वर्ड आप चेक करो, यानी कि एंटीसीडेंट का पहले का वर्ड चेक करो। एंटीसीडेंट का पहले का वर्ड बेस्ट है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है। अब जब सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर एंटीसीडेंट आएगा, अब रूल सुनो, क्या है, रूल है कि जब सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर नाउन आएगा तो उसके बाद हमेशा दैट ही एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा। ये हमारा रूल है। क्या रूल एकदम आसान है। रूल आसान इतना है कि आपको समझते ही देखते ही समझ में आ जाएगा। समझ में क्या आना चाहिए, आपको सिर्फ यही समझ में आना चाहिए कि जब आपके सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आती होगी, उसके बाद में एंटीसीडेंट अगर आता होगा तो उस एंटीसीडेंट के बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही होना चाहिए। एंड रिलेटिव यूज ऑफ दैट इज डिपेंड ऑन द रिलेटिव एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट के पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर एंटीसीडेंट है तो उसके बाद दैट को ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो दैट को हम बहुत बार यूज करते हैं। तो आपको सिर्फ यही एक बात ध्यान रखनी है कि दैट के पहले अगर एंटीसीडेंट आता होगा, उसके पहले अगर क्या सुपरलेटिव डिग्री आती होगी, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि भाई दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो उसके बाद द सेम, द सच, द सेम, द सच, क्या, द सेम, द सच, ऐसे ये क्या, द सेम, द सच, एक्चुअली इट इज इनडेफिनाइट प्रोनाउन।
क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। क्या, द सेम, द सच, एक्चुअली दिस इज इंडेफिनेट प्रोनाउन। अगर आपके पास इंडेफिनेट प्रोनाउन होता होगा यानी द सेम, द सच ऐसे वर्ड अगर होते होंगे तो आपके सेंटेंस में आपको हमेशा दैट को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, शी इज द सेम गर्ल that met me today। देखिए सेंटेंस को आप पढ़िए, सिर्फ सेंटेंस पर कॉन्सेंट्रेट करें। सी इज द सेम गर्ल दैट मेट मी यस्टरडे। अब यहाँ पर क्या है, द सेम है, द सेम के बाद क्या है, गर्ल है, उसके बाद क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट इज रिलेटिव, व्हाई दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, बिकॉज दैट के पहले क्या है, एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट क्या है, गर्ल है, उसके पहले द सेम है। अगर आपके सेंटेंस में द सेम, द सच और एनी इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर आते होंगे तो आपको क्या, दैट को एज यूज करना पड़ेगा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। द सेम भी वही है, द सच भी वही है, कौन सा भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, रिलेटिव प्रोनाउन ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ये सेंटेंस देखिए आप, ऊपर वाला सेंटेंस आपको कंफ्यूज होता होगा, लेकिन नीचे वाला भी, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट, अब ऑल क्या है, ऑल इज इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, ऑल इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है तो आपको इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के बाद क्या यूज किया है, दैट को यूज किया है। और यहाँ पर दैट क्या है, यहाँ पर दैट इज यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को अगर दैट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना होगा तो आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन, द सम, द सच ऐसे वर्ड आपको देखने होंगे। तो सिंपल है, एकदम आसान है। ये था रिलेटिव प्रोनाउन हमारा, और इस रिलेटिव प्रोनाउन पर हमेशा ही एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अगर आप IBPS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके पास 3 या 4 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। एरर डिटेक्शन में आ जाते हैं, अदर पार्ट में आ जाते हैं। अदर एग्जाम होगी तो अदर एग्जाम के लिए तो ये वेरी वैल्यूएबल टॉपिक है। MPSC के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल ही MPSC में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट देखने के पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो की भी लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम बनाते हैं, लेकिन अगर लाइक नहीं होगा तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए आपका ये कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इस प्रोनाउन के बारे में अब देखते हैं। तो प्रोनाउन के बारे में हम देखते हैं दर्शक प्रोनाउन। मालूम है दर्शक, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। सबसे आसान है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, कौन से एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर, दिस, दैट, दोज। ये 4 वर्ड आप देखिए, एक्चुअली 4 वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। क्या, दिस, दीज, दैट, दोज, these are relative pronoun। actually these are demonstrative pronoun। demonstrative pronoun का मतलब क्या होता है, अगर आपको किसी सब्सटेंस को इंडिकेट करना होगा, क्या करना होगा, इंडिकेट करना होगा, तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करना पड़ता है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं ये व्हाइट बोर्ड है, मैं क्या कर रहा, इंडिकेट कर रहा, क्या कर रहा, इंडिकेट कर रहा। देखिए एक बच्चा है, देखिए मैं क्या बोल रहा, एक बच्चा है, यानी क्या कर रहा, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, दिस इज बॉय। उसके बाद मैंने बोला अगर ये बच्चा दूर चला गया तो मैं क्या बोल रहा, वो बच्चा है, वो बच्चा है, यानी कि क्या, ये दूर जा चुका है। इसको क्या कर रहा, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा, यानी कि इसको क्या, इंडिकेट कर रहा हूँ। इसलिए क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब सही है, सही में आपको बताया जाए तो क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस को आपको इंडिकेट करना होगा, डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, तब जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उस सभी प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से आपको तो बताया मैंने, दिस, दैट, दोज। अब ये यूज कब किए जाते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ
पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जाम। तो देखिए सबसे पहले दैट दिस को कब यूज किया जाता है, अगर आपको नजदीक की सब्सटेंस अगर सिंगुलर है, क्या सब्सटेंस नजदीक है आपके और वो सिंगुलर है, तब सिंगुलर सब्सटेंस को इंडिकेट करने के लिए दिस को यूज किया जाता है। क्या सिंगुलर होनी चाहिए, उसके बाद वो क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, यानी कि आपके पास होनी चाहिए। अगर नजदीक वाली सब्सटेंस को आप इंडिकेट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तब दिस को यूज करना पड़ेगा एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि दिस इज यूज व्हेन सिंगुलर। समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉल है, जस्ट कंसीडर दिस इज बॉल। अब यहाँ पर बॉल है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, दिस यूज करना पड़ेगा। दिस बॉल को इस बॉल को क्या इंडिकेट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किस प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा, दिस को, यानी कि दिस इज बॉल, दिस इज बॉल। क्यों दिस यूज किया मैंने, क्योंकि ये नजदीक है, सिंगुलर है, एक ही बॉल है इसलिए सिंगुलर है। सिंगुलर जब होगा और नजदीक होगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, दिस को यूज करना पड़ेगा, यानी कि दिस इज बॉल। अगर यहाँ पर एक बॉल और एक बॉल और एक बॉल और, यानी कि ये क्या हो गए, अब ये प्लूरल हो गए, क्या हो गए, प्लूरल हो गए। जब आपको प्लूरल सब्सटेंस को इंडिकेट करना होगा और वो नजदीक होगी तब आपको क्या करना पड़ेगा, दिस को यूज करना पड़ेगा। क्या, दिस को, कब, जब प्लूरल होगे और क्या होगे, क्लोज होगे। अगर आपकी सब्सटेंस क्लोज है, यानी कि आपके पास है, नजदीक है, और उसको आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका क्या प्लूरल है या सिंगुलर है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक बॉल होगा तो सिंगुलर होगा, नजदीक होगा तो दिस यूज करेंगे। अगर दो बॉल है या फिर तीन बॉल है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में अगर हमारे बॉल है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, दीज यूज करना पड़ेगा जब वो बॉल हमारे नजदीक होंगे, यानी कि दीज आर बॉल्स। अब हमारे पास यही एग्जांपल, अगर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वर्ड है दैट। अब क्या है, हमारे पास एक रोज है, क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर है, और क्या है, अवे है हमारे। जब आपको क्या याद रखना है, जब सब्सटेंस हमारे नजदीक नहीं होती, थोड़ी अंतर पर होती है, थोड़ी दूरी पर होती है और वो सिंगुलर फॉर्म में होती है, तब आपको क्या करना पड़ता है, दैट यूज करना पड़ता है। यानी कि अगर समझो यहाँ पर एक फ्लावर है, क्या है, यहाँ पर एक जस्ट कैंडी है, सपोज दिस इज कैंडी। ये एक कैंडी है और एक कैंडी क्या हमारे पास नहीं, ये बहुत दूर है, सिर्फ हम देख सकते हैं। अगर हम उसको देख सकते हैं और क्या है वो सिंगुलर फॉर्म है, तब हमको क्या यूज करना पड़ेगा, दैट को यूज करना पड़ेगा, यानी कि दैट इज कैंडी। क्या हम बोलेंगे दैट इज कैंडी, वो हमारे पास नहीं, हम छू नहीं सकते उसको। जब हम उसको छू नहीं सकते तब हमको क्या यूज करना पड़ेगा, दैट यूज करना पड़ेगा, दैट इज कैंडी। और कैंडी अकेले है इसलिए क्या, दैट इज कैंडी। अगर एक कैंडी में और एक कैंडी मिलाई जाए और एक कैंडी मिलाया जाए, यानी कि कैंडी को क्या किया हमने, उसको प्लूरल फॉर्म में कर दिया। क्या कर दिया, प्लूरल फॉर्म में कर दिया। जब कैंडी को प्लूरल फॉर्म में कर दिया तो क्या है, हमारी कंडीशन क्या है, कैंडी इज इन द प्लूरल फॉर्म एंड दिस इज अवे फ्रॉम अस, देयरफॉर देन वी हैव टू यूज दोज। क्या यूज करना पड़ेगा, दोज। कब, जब प्लूरल फॉर्म में होगा और क्या होगा, अवे होगा। यानी कि जब सब्सटेंस हमारी प्लूरल फॉर्म में होगी और हमसे दूर होगी तब हमको दोज को यूज करना पड़ेगा एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये चार है, आपको आसानी से समझ आएगा, दिस, दैट, दोज। सबका यूज एकदम सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, जब सब्सटेंस सिंगुलर होगी और हमारे नजदीक होगी तब हम दिस को यूज करेंगे। अगर सब्सटेंस हमारी नजदीक होगी और प्लूरल फॉर्म में होगी तब दिस को यूज करेंगे। तो ये था हमारा प्रोनाउन के सभी रूल, हमने इस वीडियो में अच्छी तरह से देख लिए हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिए। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।